राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चार धाम की यात्रा के लिए भक्तों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। चार धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खुलने से अब तक कुल 16 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए इसे नवा मुसालू या नौ धोखे करार दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पंजाब पुलिस ने 5 देशों में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ रैकेट का भांडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 48 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का निष्कासन 2 वर्ष बाद सोमवार को समाप्त करते हुए उनकी वापसी की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ित वीडियो से संबंधित मामले की जांच में शामिल होने के लिए 1 मई को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में एक यूट्यूब चैनल को दिए गए साक्षात्कार में ईसाइयों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के लोगों को सरकार में बाहरियों को लाने के प्रयास को लेकर आगाह किया और उनसे बीजू जनता दल के 24 साल के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागलकोट कर्नाटक में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। इन चुनावों का लक्ष्य एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलना है। उन्होंने कहा कि जनता का वोट ही है जो यह सब साकार करने में मदद करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब, स्किल सेंटर बनाने पर जोर दिया। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए
मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मोदी ने उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था कि इतनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिली। लेकिन जब मोदी को आपने अवसर दिया तो गांव तक बिजली पहुंचाने का समय सीमा में संकल्प लिया, पूरा कर दिया। और उस समय ये लोग मजाक बनाते थे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल हर जगह से गुजरकर गांव-गांव बिजली पहुंच कैसे सकती है। लेकिन आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली न पहुंचे। इसी तरह हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले देश में केवल 16% घरों में, 16% घरों में नल से जल का कनेक्शन था। 16%। आजादी के इतने सालों के बाद भी सिर्फ 16%। मोदी ने 5 इयर्स में 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। SC, ST समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या SC, ST, OBC समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को मिल रहा है। साथियों, बीजेपी कर्नाटका के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है। आपका वोट विकसित कर्नाटका, विकसित भारत की गारंटी बनेगा। मेरा अनुरोध है, बागलकोट से मेरे अनन्य साथी PC गड्डीगौड़ जी और बीजापुर से हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जिगा जिनागी जी को विशाल बहुमत से विजयी बनाइए। लोकसभा चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अब लड़ाई तीसरे फेज में पहुंच चुकी है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम किया गया है। इसके साथ ही गरीबों के लिए आवास, आतंकवाद को समाप्त करने का काम भी किया गया है। गृह मंत्री शाह ने बिहार की जनता से पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन मांगा और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। जिनको जिताने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे बड़े भाई और मित्र श्रीमान गिरिराज सिंह जी, जोर से ताली बजाओ गिरिराज बाबू के लिए। और आज बेगूसराय की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, गिरिराज सिंह जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी। गिरिराज सिंह जी के पास जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण तीनों को, मोदी जी के तीनों स्वप्न को जमीन पर उतारने का काम श्री गिरिराज सिंह जी ने। भाई और बहनों, बिहार, ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश भर में गांव देहात में रहती
मेरी 1 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गिरिराज जी ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने 3 करोड़ आवास बनाया। ये 3 करोड़ आवास, उसमें से 2.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सारे आवास बनाने का काम भी हमारे मित्र और आपके सांसद गिरिराज सिंह जी ने किया है। मोदी जी ने तय किया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ और 3 करोड़ आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। ये बिहार हमारा, ये कम्युनिस्टों की कृपा से नक्सलवाद से पीड़ित था। यही क्षेत्र में सैकड़ों युवा मारे गए। मोदी जी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने यहां से हड़ताल, अपराध, आतंकवाद, इस सब का सफाया किया। कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तारण भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो ड्रामा पाइपलाइन, गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, 2400 करोड़ रुपया, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और 31 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने करा। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर देना। गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सवाल यह है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं। राहुल ने कहा कि बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। वहीं राहुल ने आरक्षण के विषय में बोलते हुए कहा कि आरक्षण का मतलब है देश में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी और निजीकरण आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। भाई और बहनों,
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, यही है ना मुद्दे। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, दलित वर्ग के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, और फिर इनकी कितनी भागीदारी है। फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का सर्वे, मीडिया में कितने हैं, सरकार में कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कितने हैं, कहां कहां है और इनकी कितनी भागीदारी है। मतलब जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे, यह पहला काम होगा। इसके बाद हिंदुस्तान की आबादी को पता लग जाएगा। हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। अब यह महालक्ष्मी योजना क्या है मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों नाम होंगे उसमें। उस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपए अंदर डाल देगी। ये किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे। इन परिवारों में पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो दुगना काम करती है। ये टेम्पररी 1 महीने का काम नहीं है, ये उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने नाम दिया है पहली नौकरी पक्की। जैसे मनरेगा में अधिकार देते थे, रोजगार का अधिकार, वैसे ही ये अधिकार हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कोई भी बेरोजगार युवा सरकार से 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांग सकेगा और सरकार को गारंटी करके उसको 1 साल की नौकरी देनी ही पड़ेगी। नौकरी कहां होगी? प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी, सरकारी अस्पतालों में होगी, सरकारी ऑफिसेज में होगी, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होगी। और करोड़ों युवाओं को साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया और 1 साल की टॉप ऑफ लाइन ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके बाद हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स इस योजना के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ होगा। और जो आप मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं, कानूनी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदुस्तान के किसानों के लिए हम लीगल गारंटी देके कर रहे हैं। आजकल मनरेगा 250 रुपए मिलते हैं, मनरेगा में हम 400 रुपए मजदूरों को देंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहनें जो हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। आखिरी बात, अगर देश में रोजगार पैदा करना है तो 2-3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, डायमंड हीरे का बिजनेस करते हैं, इनकी रक्षा करनी होगी और बैंक के दरवाजे इनके लिए खोलने होंगे। और दूसरी बात, ये जो जीएसटी है, ये गलत जीएसटी है। 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, इतना ऊंचा टैक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी को हम बदलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जीएसटी बनेगी, एक जीएसटी होगी, कम से कम टैक्स होगा, सिंपल जीएसटी होगी, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। नई जीएसटी हम लागू करके आपको दिलवा देंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के महबूबाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने विकास के साथ राजनीति की परिभाषा बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने विकासवाद की राजनीति को प्राथमिकता दी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है और जो नहीं किया था उसे भी पूरा करने का काम किया है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और कहा कि अगले 2 साल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी जी ने देश का विकास ही नहीं किया, मोदी जी ने देश को और देश की राजनीति को, उसकी संस्कृति, उसका रंग ढंग, उसका चाल चरित्र, उसका ढर्रा, उसका काम करने का तरीका, ये राजनीति की परिभाषा से लेके संस्कृति का मोदी जी ने पिछले 10 साल में बदल डाला है और नया संस्कृति खड़ी की है। इसको हमको समझना चाहिए। और विकासवाद की राजनीति आगे आकर के खड़ी हुई, विकासवाद को लेकर के मोदी जी आगे चले। और जब विकासवाद की बात मैं कहता हूं तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड के दृष्टि से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस राजनीति को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े और इसीलिए विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया है। यह मजबूत सरकार का नतीजा है कि जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विरोधी पूछते थे तिथि कब बताएंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कठोर 10 दिन के अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो भी हमने देखा है। उसी तरीके से हम कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, और हम ये कहते थे 1951 से। लेकिन जब आपने मजबूत सरकार बना करके दी तो 2019 के 6 अगस्त को हमारे नरसिंह गौड़ा जी भी यहां बैठे हैं, उनको याद होगा, उनके उंगली से उस समय और बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया और इस देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये पूरा हुआ है। मैं यहां कह सकता हूं कि चाहे जनजातीय गौरव दिवस की बात हो या फिर आदिवासियों के लिए वनधन के माध्यम से एमएसपी देने की बात हो, चाहे प्रोडक्ट को एमएसपी में लेने की संख्या की बात हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। तो ट्राइबल के दृष्टि से तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस काम को किया है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि यहां पर ट्राइबल म्यूजियम खोलने का काम हैदराबाद में हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है जिसके कारण से ये हुआ, इसको भी आप याद रखिए। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अजमीरा जी ने जिस प्रकार से रमप्पा टेम्पल को हेरिटेज बनाने में योगदान किया और मोदी जी ने इसमें जिस तरीके से साथ दिया, तो आज रमप्पा टेम्पल यूनेस्को के हेरिटेज में आ गया, वो भी याद रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज ट्राइबल आदिवासी समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और वो भी समक्का और सरलम्मा के नाम पर खोलने का काम किया, तो उस समय एमपी अजमीरा जी थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको करके दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे से हैदराबाद से भद्राचलम को जोड़ने का काम किया, तो वो भी मोदी जी की सरकार ने किया है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पासपोर्ट का दफ्तर अब महबूबाबाद में खुल गया है। लोग अब हैदराबाद नहीं जाते, अब वो अपना पासपोर्ट बना करके हमारे लोग
यहां से अपना उपयोग करते हैं, ये भी हमने देखा है। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से लंबी छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप अजमीरा सीतारमन जी को चुनाव जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाई कोर्ट एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को किताबों की आपूर्ति नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई कर रहा है। एमसीडी पर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल को सच्चा देशभक्त बताया और कहा कि उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संजय सिंह ने कहा कि विधायकों ने फैसला लिया है कि जेल से सरकार चलेगी, इसलिए सीएम केजरीवाल के काम को देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके विरुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को किसी पद की लालच नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं, जब सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश की सेवा का संकल्प लिया। यह किसी पद के लालच का सवाल नहीं है, यह तानाशाही के खिलाफ लड़ने का सवाल है। उनका इस्तीफा न देने का निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का निर्णय है। और लोकतंत्र के अंदर मुख्यमंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा, यह निर्णय विधायक तय करते हैं, विधानसभा तय करती है। और पिछले 6 महीने के अंदर 3 बार विधायकों ने उनको अपना नेता माना है, उनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चलेगी यह फैसला लिया है, और जेल जाने की परिस्थिति में भी जेल से सरकार चलेगी यह प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का काम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अनुकरणीय उदाहरण बना हुआ है। जो काम उन्होंने स्कूलों के लिए किया, जो काम उन्होंने अस्पतालों के लिए किया, जो काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, बिजली फ्री की, पानी फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, अनुकरणीय काम करके दिखाया। ऐसा काम करके दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त की तरह दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली के लोग, देश के लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं। आज लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है ये सोचकर कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। जेल का जवाब जनता वोट से देने के लिए तैयार है। और आज ये दिल्ली के लोगों का फैसला है, विधायकों का फैसला है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आपको याद होगा हमने पूरी दिल्ली में इसका सर्वेक्षण कराया था, लोगों से राय मांगी थी। उन सब ने भी एक तरफा कहा कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, इसी न्यायालय ने, इसी उच्च न्यायालय ने एक नहीं 3 याचिकाएं दाखिल हुई, यहां पर 3 याचिकाएं दाखिल हुई कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाए। इसी उच्च न्यायालय ने कहा अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का काम, दिल्ली के लोगों का काम न पहले बाधित हुआ, न अब बाधित हुआ है, न आगे बाधित होगा।
हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।